अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 19वीं किस्त पेश खिदमत है। गुज़श्ता 18वीं किस्त में काशाने इब्राहिम में इकट्ठा कनीज़, कशिश, बदरुद्दीन और उसकी वालदा हुस्ना बेगम के दरमियान यके बाद दीगरे कई मौज़ूआत पर गुफ्तगुएँ हो रही थी, जिनमें आदतन बदरुद्दीन का मस्खरापन काबिल तवज्जो था। वैसे भी उसे उसकी फितरत व आदत ने पूरी तरह तमस्खर बना डाला था। बासूरत गुज़श्ता किस्त के आखिर में आपने सुना कि बदरुद्दीन को इत्र या परफ्यूम खरीदने की बिसात न होने के सबब नया आइडिया ये आया था कि पसीने की बदबू से बचने व औरों को बचाने के लिए अपनी शेरवानी की आस्तीनों की बगल में इत्र की ही मकदार में मिट्टी तेल लगा लिया था, ताकि उसके पसीने की नागवार तल्ख बू किसी को न लगे। चुनांचे उस शाम वो जमीला बेगम के सोफ़ा पर बैठा तो गद्दों के गिलाफ को महका कर चलाया था। दूसरी सुबह जमीला बेगम ने अपनी क़यास आराई में जो कुछ अपनी बेटी कनीज़ से कहा था वो गुज़श्ता किस्त का आखिरी जुमला था। उसने कहा था कि मुमकिन है घर के चिराग में मिट्टी तेल डालते हुए अहमक ने अपने कपड़ों पर भी गिरा लिया होगा। अब आगे सुनिए कि काशाना इब्राहिम के सेहन में ज़मीन पर पड़े बदरुद्दीन के पेट में उसकी माँ ने डंडा घोंपते हुए नहाने को कहा तो बदरुद्दीन बोला, अब बस भी कीजिए ना अम्मी जान, इन लड़कियों के सामने अब कितना जलील करेंगी। अल्लाह रहम करे आप पर। माशाअल्लाह सेहत तो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, फिर भी बच्चों जैसी बातें करती रहती हैं। हुस्ना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ ही बच्चों जैसी बातें करती है। ये बता कि जाकर नहाएगा या नहीं। ज़मीन में लौट रहा है कमबख्त। वो मुंह बनाकर बोला, यहाँ तो फिर भी साफ सुथरा प्लास्टर है। मरने के बाद तो नहाने धोने और नए लिबास पहनाने के बाद भी लोग लेहत की खाक पर लेटाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उस वक्त का क्यों नहीं सोचती। उसकी बातों पर दोनों लड़कियां ही नहीं, खुद उसकी माँ हुस्ना बेगम भी हंसी। फिर पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हारे नहाने का इरादा नहीं है। बदरुद्दीन चौंकते हुए फुर्ती से उठ बैठा और होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, लाइए जल्दी से 2-4 जलेबियाँ दे दीजिए। उसे तनाविल फरमाकर, जब आप बज़िद हैं तो नहा ही लेता हूँ। कनीज़ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुस्कुरा तो कशिश भी रही थी, लेकिन वो उसकी बचकाना हरकत पर कुफ्त भी हो रही थी। हुस्ना बेगम ने ठोंगा उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, ले बेवकूफ़, ठूस ले। जाने के लिए नहाने के लिए भी शर्त रखता है, पता नहीं मिसवाक भी किया है या नहीं। बदरुद्दीन ने जलेबी मुंह में डालते हुए कहा, नहाते वक्त कर लूँगा ना, आप फिक्र क्यों करती हैं। हुस्ना भी बोली, सुबह से अंगीठी में लगा था, हाथ भी नहीं धोया और खाने लगा। बदरुद्दीन ने कुफ्त लहजे में कहा, दिखाई नहीं देता कि हाथ किस कदर साफ़ है। उसने अपने हाथों को उलट पलट कर दिखाया तो कनीज़ ने कहा, बद्दू भैया अब छोड़िए इन सब बातों को। कल शाम अम्मी जान ने जो मशवरा दिया है आपको, उस पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए या नहीं। वो चौंका, हाँ कौन सा मशवरा। कशिश ने संजीदगी से फ़ौरन कहा, वही अधेर फधेर वाला मशवरा नहीं सुना। बदरुद्दीन का जलेबी वाला हाथ मुंह तक जाते जाते रुक गया। वो एक पल कुछ सोचा और बोला, फिर तो ये नेक काम भी आप लोग ही अंजाम देने की जहमत गवारा फरमाए कशिश बानो। वो आधा अधेर देखने मैं किधर जाऊंगा। कनीज़ ने फ़ौरन कहा, लेकिन उससे कबल कमाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बदरुद्दीन यकायक मचल उठा, अरे वाह, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। आप लोग एक आखिरी एहसान और भी कर दें, छोटे सरकार से पैरवी करके थोड़ी सी रकम बतौर कर्ज मुझे दिलवा दें। मैं मंडी से फल फ्रूट सर पर उठाकर गली मोहल्लों में घूम घूम कर बेचना चाहता हूँ। कनीज़ मुस्कुराकर फ़ौरन बोली, अरे वाह बद्दू भैया, इतनी मेहनत कर लेंगे आप। क्यों नहीं बीवी जी, मैं बूढ़ा थोड़े ही हो गया हूँ। ये किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं। खुदा आपको अच्छी सेहत के साथ मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन शर्म तो महसूस नहीं करेंगे ना। बदरुद्दीन फ़ौरन बोला, लाहौल पर ये बीवी, चोरी थोड़े ही करूँगा, कमाकर खाने में कैसी शर्म। कशिश फ़ौरन बोली, वाह बहुत खूब, काश यही अक्ल व हिम्मत आपको पहले आ जाती। मगर बतौर पूजी 1500 के लिए आप छोटे सरकार के सामने मुंह क्यों खुलवाएंगे। बदरुद्दीन ने चहकते हुए पूछा, तो क्या आप ये रकम मुझे देंगी। वैसे मैं आपसे कहना भी चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि आप पर जो
पैसे शैदाई निछावर करते हैं वो और उजरत में हासिल शुदा सारी रकमें तो आपकी प्यारी खाला जान समेट कर अपने बटुए में भर लेती हैं। फिर कशिश ने उसकी बात काटी, अगर ये सच भी है बद्दू मियाँ, फिर भी ज़रूरत पड़ने पर तो वही देती है ना हमें। ऐन उसी वक्त बाहर से घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो सभी चौंक पड़े और कनीज बेसाख्ता सदर गेट की जानिब दौड़ पड़ी, मगर दूसरे ही पल उल्टे कदमों वापस भागी। अपी छोटे सरकार तशरीफ लाएं। दूसरे ही पल तस्करान एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में धागे से लिपटा हुआ बड़ा सा ठोंगा लिए अंदर दाखिल हुआ। सभी चारपाई के करीब एक साथ खड़ी थीं। बदरुद्दीन सर झुकाकर हाथ बांधे अलग खड़े थे। तस्करान ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो बदरुद्दीन फौरन उसके कदमों में लेट गया। इतना ही नहीं, वाकई वो उसके दोनों पैरों को बाहों में समेट कर सिसकने लगा। दूसरी जानिब से हुस्ना बेगम तस्करान के साने पर सर रखकर रोने लगी तो तस्करान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और उसकी निगाहें कनीज और कशिश के संजीदा चेहरे पर जम गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कशिश बानो फौरन आगे बढ़कर हुस्ना बी का मुंह बंद करते हुए बोली, खाला जान इस तरह रोना धोना मत कीजिए, आवाज़ बाहर निकली तो खामोखा महल्ले के मर्दों खातिन की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। चुनांचे कनीज ने आगे बढ़कर उसके हाथ से चाबू का ठोंगा ले लिया और टेबल पर रख दिया और बोली, अरे ओ बद्दू भैया, आप तो और भी ख़त्म आदमी हैं, उठिए ना, इस तरह क्यों लौट रहे हैं। तस्करान ने फीकी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तो सोचा था लोग मुझे देखकर, मेरा मतलब है खाला जान व बदरुद्दीन भाई बेहद खुश होंगे, लेकिन इसके बरक्स इन लोगों ने माहौल को भी सोगवार बना दिया। हुस्ना बेगम खुद को संभालती हुई तस्करान की बलाएं लेने लगी। कनीज ने बदरुद्दीन से कहा, अरे बद्दू भैया जाकर दिखाइए ना, वरना खाला भी की लाठी आपके सर पर नाचने ही वाली है। ये सुनकर तस्करान आहिस्तगी से मगर बेख्तियार हंस पड़ा। बदरुद्दीन फुर्ती से उठ बैठा। वाकई उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा था। ये क्या हुलिया बना रखा है बद्दू भाई आपने। वो कोई जवाब देता उससे कबल तस्करान की घोड़ी सदर गेट से अंदर दाखिल हो गई। बदरुद्दीन फौरन उठा और आगे बढ़ा, जबकि दोनों लड़कियां और हुस्ना भी घोड़ी की हरकतों को देखकर हंसने लगी। तस्करान चारपाई पर बैठ चुका था। बदरुद्दीन ने घोड़ी से कहा, आइए, आ जाइए मोहतरमा, अपने मालिक की हवेली के आंगन में। और वाकई वो आंगन में अमरूद की छाँव तले आकर खड़ी हो गई। तस्करान ने कनीज व कशिश जो एक साथ दोनों जानिब से बैठी थी उसके शाने पर बाजू फैलाते हुए पूछा, आप दोनों बहनों को यहाँ आने की इजाज़त इस वक्त कैसे मिल गई। कशिश ने कहा, दरअसल आज खाला जान अलस सबा अपनी किसी खैर खा से मिलने समस्तीपुर चली गई हैं, लिहाजा हमें घूमने फिरने का मौका मिल गया है। लेकिन तस्करान ने कनीज की आंखों में झांकते हुए पूछा, जान का आज क्लास वगैरह नहीं है क्या। कनीज ने फौरन कहा, है ना, और बस निकलने ही वाली थी कि आप आ गए, लिहाजा अब कॉलेज जाना मुलतवी। तस्करान ने फौरन कहा, फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। चुपचाप रहिए। कनीज ने नखरा दिखाते हुए उसके जिस्म के गिर्द बाहें डालकर उसके सीने में मुंह छुपा ली। ये सब देखकर हुस्ना बेगम की बाछें खिल रही थी। उसे इन दोनों की मोहब्बत पर फख्र महसूस हो रहा था। सामने खड़े बदरुद्दीन की जानिब देखते हुए तस्करान बोला, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया बद्दू भाई। मुमकिन है आप यहाँ की किसी हवेली पर तशरीफ़ ज़रूर लाएंगे, लेकिन जब आप नहीं आए तो मुझे खुद आना पड़ा। आपसे पता नहीं क्यों ये बेहद शर्मिंदा है छोटे सरकार, और इतना कि आपका सामना करने से भी गुरेज कर रहा था। हुस्ना बेगम दबे दबे से लहजे में बोली तो तस्करान ने कहा, दरअसल कभी कभी लाइल्मी में इंसान किसी न किसी नागुज़ीर हालात व मसाइल से दो चार हो जाता है खाला जान, उसे कहाँ तक याद रखी जाएगी। किसी भी भूल पर इंसान का शर्मिंदा होना ही तलाफ़ी की अलामत है। कनीज़ ने मुझे बताया था कि ये मुझसे मिलने कचहरी भी गए थे, लेकिन जज साहब के सामने मुझे जीरा करता देखकर पता नहीं क्यों भाग खड़े हुए। एक बार फिर कनीज़, कशिश और हुस्ना बेगम धीरे से हंस पड़ी और बदरुद्दीन फिर तस्करान के कदमों में आ बैठा तो उसने मजीद कहा, इन दोनों बहनों ने मुझे बताया कि बद्दू भैया निकम्मे बने फिरते हैं, कोई काम धंधा नहीं मिलता है या फिर ये काम करना ही नहीं चाहते हैं। इससे आगे तस्करान मजीद क्या कहता या फिर उसकी मसरूफियत की खातिर क्या बताता, इससे कबल ही कनीज़ अपनी ठुड्डी तस्करान के बाजू से टिकाते हुए बोली, अब ये काम करने के लिए आमादा हो चुके हैं। कह रहे हैं कि मंडी से फल फ्रूट सर पर उठाकर गली मोहल्लों में बेचूंगा।
तस्करान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इन्होंने ऐसा इरादा बना लिया है तो समझिए ये अब ज़िंदगी के किसी डगर किसी मोड़ पर नाकाम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनका अपना काम होगा, न तो ये किसी के इख्तियार में होंगे और न किसी के महकूम ही रहेंगे। अब आगे मैं बता दूं कि सर पर टोकरी लेकर लंबा सफ़र तय करना मुश्किल होगा। मैं आज ही साइकिल ठेले की बात करता हूँ जिस पर ये मनो फ्रूट्स लेकर रोज़ाना पूरे शहर के मोहल्लों और गली कूचों का सफ़र तय कर सकते हैं। बदरुद्दीन खुशी से चहक उठा। उसकी माँ बराबर मुस्कुराए जा रही थी। कनीज ने कहा, फ्रूट्स की पेटियां खरीदने के लिए बद्दू भैया को आपसे कुछ रकम चाहिए। तस्करान ने कहा, हाँ हाँ, इसकी ज़रूरत तो सबसे पहले होगी। इंशाल्लाह हमीद अंसारी 2 दिनों में इनके लिए थैली तैयार कर देंगे, उसके बाद तीसरे दिन से ये काम शुरू करें। लेकिन इससे कबल इन्हें तराजू बटखरों की ज़रूरत होगी, वो चाहे तो आज ही खरीद लें। मेरा ख्याल है 5,000 में। सबसे पहले कनीज़ ने ही बात कर दी। बाप रे, इतनी रकम किस चीज़ में लगेगी? 1,000-1,500 रुपये काफ़ी हैं। क्यों आपी? संजीदा व खामोश बैठी कशिश ने कहा, हाँ कनीज़। तस्करान फ़ौरन उठा और घोड़ी की पुश्त पर चढ़ी जीन की लटकती हुई खूबसूरत झालर से 5,000 रुपये निकाल कर कशिश के हाथ में थमा दिया। 500 रुपये खाला भी को दे दीजिए और 2,000 रुपये फ़िलहाल बद्दू भाई की नज़र कर दीजिए। क्यों मोहतरम, कैसा रहेगा? बहुत बेहतर रहेगा हुजूर। और हाँ भाई साहब, चाय वाय का बंदोबस्त होगा क्या? बदरुद्दीन हकलाकर बोला, जज जी क्यों नहीं, नुक्कड़ वाली मिठाई दुकान से लेकर आता हूँ ना। वो उठकर खड़ा हो गया तो तस्करान ने उसे 100 रुपये थमा दिए और वो इकलौता गंदा पुराना शर्ट जो खूंटी से लटक रहा था उतार कर पहनने लगा तो तस्करान को बेहद अफसोस हुआ। उसने नर्म लहजे में कहा, आप आज शाम के वक्त कंपनी बाग नज़ीर एंड सन्स में जाकर अपने लिए पैंट शर्ट का नाप दे देंगे बद्दू भाई, मगर खुदारा शेरवानी जेब तन करके नहीं जाएंगे। और हाँ, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मामला दाढ़ी का है। अगर आपने इसे सुन्नत समझ कर रखा है तो बहुत बेहतर, वरना बशौक रखा है तो इसे फ़िलहाल उतरवाइए। बिल्कुल जोकर दिखाई पड़ते हैं मियाँ। हुसरा बी ने फ़ौरन कहा, जोकर तो है ही कम वक्त, जब से दाढ़ी आई है कभी बनवाया ही नहीं। गालों पर तो एक भी बाल नहीं है, बस ठुड्डी पर थोड़ी सी है जो बकराही की तरह दिखाई पड़ती है। बहुत पहले एक बार देखा कि घर के पिछवाड़े बैठकर आईना सामने रखे माचिस की तिल्ली जला जलाकर दाढ़ी को भी जला रहा था। शायद छोटा कर रहा था उसे। मैंने डांटा तो बोला, पैसे कहाँ हैं कि कैंची खरीद कर लाऊं? हुसरा बी की बातें सुनकर कनीज व कशिश तो बेतहाशा हंसे ही जा रही थी। तस्करान भी हंसे बगैर नहीं रह सका था। हुसरा बी ने मजीद कहा, दूसरे दिन पता नहीं किस हजाम की कैंची चुरा कर ले आया। बदरुद्दीन खिजे हुए लहजे में बोला, उफ, कमाल करती हैं आप भी अम्मी जान। मैंने कहा था ना कि किसी का चुरा कर नहीं लाया हूँ। अब्दुल मन्नान चाचा नाई के यहाँ ये कैंची चलते चलते घिस पिट गई थी, मांगा तो उन्होंने दे दिया। आपको तो दुनिया जहान के सारे अयूब मेरे अंदर ही दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं क्यों मुझ पर इस कदर भुगतान लगाती रहती हैं। अब छोटे सरकार की निगाहों में भी चोर साबित करने पर तुल गई हैं। तस्करान ने हंसते हुए कहा, सही बात है, हमारे बद्दू भाई चोर हरगिज़ नहीं हो सकते। खाला भी को गलतफहमी हुई है। बरसूरत मैं छोटे सरकार की इन बातों की तायीद करती हूँ। क्यों आपी, आपका क्या ख्याल? कनीज के जवाब में कशिश हौले से मुस्कुराकर बोली, हाँ ये बात सच है कि बद्दू मियाँ ऐसी वैसी हरकतें कभी नहीं कर सकते। दरअसल खाला भी इन्हें छेड़ कर छोटे सरकार की दिलबस्तगी का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वरना ये खुद भी बखूबी जानती हैं कि इनका बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसी आसना बदरुद्दीन माँ पर गुर्राता हुआ तेजी से बाहर चला गया। उसके बाद कनीज ने उसे अपनी गोद में गिरा लिया तो दूसरी जानिब से कशिश बानो उसके दोनों पांव उठाकर अपनी गोद में रखते हुए धीरे धीरे दबाने लगी। दोनों ही बहनों को यह हसीन मौका पहली बार मिला था। हुसना बेगम ये मंजर देखकर फ़ख्र से मुस्कुराती रही थी। उधर मियाँ बदरुद्दीन ने तस्करान के दिए हुए 100 रुपये से ही एक चायदानी, 6 अदद कप, शीशे का 2 गिलास और एक ट्रे भी खरीद लिया और होटल वाले मक्खन साहु के यहाँ से स्पेशल चाय भी बनवा कर ले आया। अंदर दाखिल होते ही मौजूदा मंजर देखकर उसके दिल में सरगोशी हुई। वाह, बहुत खूब,
एक जानिब हसीन महबूबा और दूसरी जानिब होने वाली परी रूह बीवी। वो मुस्कुराते हुए बैठ गया और कपों में चाय उंडेलने लगा तो तस्करान भी उठ बैठा और एक गिलास पानी तलब की तो कशिश फौरन गिलास लेकर ट्यूबवेल से ठंडा पानी ले आई। उसने पानी पी और फिर सभी चाय पीने लगे। कशिश ने गर्म चाय की चुस्की लेते हुए प्यार से मुस्कुराकर कहा, छोटे सरकार की अचानक तशरीफ आवरी का कोई गुमान भी नहीं था हमें। जवाबन तस्करान बोला, दरअसल आज कोर्ट में मेरी कोई बहस वगैरह नहीं थी और चूंकि मैं बदरुद्दीन भाई का इंतजार करते हुए खुद को बूढ़ा महसूस करने लगा था इसलिए आ गया। वैसे खाला जान को देखने और इनसे मिलने की जुस्तजू भी हो रही थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे हैरत इस बात की हुई कि आप दोनों बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूब कहता हुआ तस्करान उठकर खड़ा हो गया और मजीद बोला, अब मैं निकलूँगा। कनीज़ फुर्ती से उठकर दोनों हाथों से उसका बाजू थाम ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आलिया आपी को देखने फिर नहीं गए? मुमकिन है शाम तक जाऊँ, क्योंकि हनूज दोबारा नहीं गया हूँ। कनीज़ मुस्कुराई, मुझे नहीं ले चलेंगे वहाँ? तस्करान ने मुख्तसर जवाब दिया, आफ्टर मैरिज। कनीज इत्मीनान बख्श अंदाज में अपना सर उसके बाजू पर टिका दी थी। बहरहाल अब मैं जमीला बेगम का जिक्र करना चाहूँगा, जो सलमा खातून और उसके बेटा याकूब के मुताल्लिक दरियाफ्त करती हुई उसके घर पहुँच गई थी। दोनों माँ बेटा ही बाहयात थे। याकूब माशाअल्लाह सेहतमंद और बाल बच्चों वाला था। दोनों माँ बेटा ने जमीला बेगम को हाथों हाथ लिया। जमीला एक सिर नफीस मिठाई लेकर गई थी। उसके वहाँ जाने से मोहल्ले पड़ोस की कई खातिन याकूब के घर नई मेहमान से मिलने आ गई थी। जमीला ने सबों को ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि 20 साल कबल जब याकूब 8 साल के थे, इलाज के दौरान दोनों माँ बेटे से मेरी मुलाकात डॉक्टर अंसारी साहब के नर्सिंग होम में हुई थी और चूँकि याकूब शदीद तौर पर मोहलिक मर्ज में मुब्तला थे और सलमा बहन बेटा की बीमारी के सबब इस कदर बेबस थी कि इन लोगों पर किसी का भी तरस खा जाना लाजमी था। अफरा तफरी के माहौल में भी अचानक मुझे काफ़ी अरसा बाद ही सही, लेकिन ख्याल आया तो थोड़ा वक्त निकाल कर मिलने चली आई। वहाँ मौजूद सभी खातिन उसके अखलाकी रवैये से बेहद मुतासिर हुई और काफ़ी तारीफ़ें भी की। याकूब ट्रक का ड्राइवर था और पड़ोसी गांव के ही एक गैर मुस्लिम सेठ की गाड़ी चलाता था। बहरहाल सबों से फारिग हुई तो उसे नाश्ता कराई गई और चाय के बाद एक कमरे में फर्श पर आराम फरमाने को कहा गया। याकूब के तीनों बेटे बेटी जमीला बेगम को दादी कहने लगे। साथ ही सलमा खातून भी पेश रहीं। जमीला बेगम पुरसकून होते हुए भी किसी हद तक बेचैन थी, जिसे महसूस करते हुए सलमा ने कहा, बहन आपके चेहरे से किसी हद तक परेशानी के आसार नुमाया हैं। जमीला बोली, हाँ सलमा बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अल्लाह, फिर देर क्यों? पूछिए भी, क्या जानना चाहती हैं? जमीला ने पूछा। इब्राहिम सरकार तो अभी बाहयात है ना? सलमा मुस्कुराई। माशाअल्लाह, उन लोगों का क्या कहना, बाप बेटा एक दूसरे के बड़े छोटे भाई दिखाई पड़ते हैं। जमीला ने फिर पूछा, इस्माइल सरकार की कितनी औलादें हैं? सलमा ने कहा, उनके भी सिर्फ एक ही बेटा है। क्या नाम है उनका? सलमा चौंकी। नाम तो मैं नहीं जानती बहन, यहाँ दूर दूर तक लोग बस उन्हें छोटे सरकार के नाम से ही जानते और पुकारते हैं। लेकिन एक मिनट, याकूब, अरे ओ बेटा याकूब, ज़रा इधर तो आना। उसने बुलंद हाँक लगाई तो याकूब फ़ौरन हाजिर हुआ। जी अम्मा, कुछ लाऊं क्या? नहीं बेटा, वो छोटे सरकार का नाम जानते हो क्या? याकूब भी चौंकते हुए मुस्कुराया। नाम तो कभी किसी की ज़ुबान से नहीं सुना अम्मा, बस ले देकर छोटे सरकार के नाम से जानता हूँ। जमीला ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? याकूब, और क्या करते हैं? याकूब बड़बड़ाया। बाप रे, उनका क्या कहना, बैरिस्टर है वो, वलायत से पढ़कर आए हैं। छोटी उम्र में ही उनके परदादा यानी जज साहब इसराफिल जलालपुरी उन्हें कलकत्ता ले गए थे, फिर तो जवान होकर ही वापस आए और शायद वो फ़िलहाल पटना हाई कोर्ट में रहते हैं। उसने तजब्जुब आमेज लहजे में कहा तो जमीला बेगम मायूस हो गई, क्योंकि उसे तो तस्करान का बायोडाटा खंगालना था। बहरहाल उसके अंदर सरगोशी हुई। यकीनन कोठे पर आने वाला हसीन जवान इस्माइल का बेटा हरगिज़ नहीं हो सकता है। याकूब कमरे से बाहर चला गया था। सलमा खातून ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, उनसे कोई ख़ास ज़रूरत पेश आ गई है क्या जमीला बहन? जमीला मुस्कुराई। नहीं, आप फिक्रमंद न हो,
ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, याद आ गया तो पूछ लिया, वरना उन लोगों से हम मामूली लोगों का क्या वास्ता। तो सलमान ने कहा, लेकिन बहन, उन लोगों की नज़र में अमीर गरीब सभी बराबर हैं। अगर इब्राहिम सरकार नहीं होते तो शायद याकूब आज जिंदा न होता। उस ज़माने में 20,000 रुपये उन्होंने अता किया और इस्माइल सरकार खुद याकूब के इलाज के लिए पटना तशरीफ़ ले गए। बहरहाल दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद 3 बजे जमीला वापसी के लिए तैयार हुई तो सलमा ने बमुश्किल उसे रुखसत किया था। अब यहाँ 19वीं किस्त मुकम्मल हुई, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।